नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रवाद या अपने देश या राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव कब से जगा। यानी कि लोगों का किसी जाति, समुदाय, धर्म, पंथ को न मानकर अपने राष्ट्र को एक मान करके लोगों का एकत्रण होना, यानी लोगों का एक होना कब से शुरू हुआ। कब से लोगों के बीच अपने देश को लेकर के प्रेम का भाव शुरू हुआ, अपने देश के लिए मर मिटने का भाव शुरू हुआ। वो कौन सी घटना थी जिसके होने के बाद भारत का हर व्यक्ति अपने देश के लिए समर्पण की भावना रखने लगा, अपने देश के लिए मर मिटने की भावना रखने लगा। वो कौन सी घटना थी? देखिए, वो घटना बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी। अभी जो कुछ वर्षों पहले हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन था, या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, या जो इंग्लैंड या ब्रिटिश का शासन था, बस उसी शासन के दौरान हमारे यहाँ यानी भारत में लोगों के बीच अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव जगने लगा। लोग ये मानने लगे कि भाई राष्ट्र बहुत बड़ी चीज़ है, इससे प्रेम करने पे हमारा धर्म भी बचा रहेगा, हमारी संस्कृति भी बची रहेगी, हमारी जाति जो कुछ भी है वो सब बचा रहेगा अगर हम अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करते हैं तो। हालांकि औपनिवेशिक शासन के पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। भले ही राजा रानी का शासन था, लेकिन किसी को अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं था। सभी को अपने उल्लू सीधे करने से सबसे बड़ा उनका वही वजूद था कि हमारा उल्लू सीधा हो जाए, वही सबसे बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो चाहे वो जनता हो चाहे राजा हो, किसी को राष्ट्र से कोई मतलब नहीं था। अगर राजा को मतलब था भी तो इससे कि ये मतलब निरंतर हमारे ही शासन में पूरा राज्य चले, पूरा राष्ट्र चले। और जनता को क्या था, वह राजा बढ़िया होना चाहिए, राष्ट्र बढ़िया होकर के क्या करेगा। राष्ट्र से कोई लगाव नहीं था, बस राजा बढ़िया होना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और तो और जनता को ये पता भी था कि हम कुछ भी कर ले भाई, वंशागत व्यवस्था चली आ रही है, राजा का ही बेटा राजा होगा, हम थोड़ी राजा होने वाले हैं, कुछ भी कर लें। तो ये थी उस समय की सोच कि भाई राष्ट्र को लेकर के कोई भी भावना लोगों के बीच में नहीं थी। राष्ट्र को एक जो प्रेम मिलना चाहिए लोगों से, राष्ट्र के लोगों से, वो वहाँ उस समय राष्ट्र को या देश को नहीं मिलती थी। लेकिन जब हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है 1600 ईस्वी में, तो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपको पता है कि यहाँ पे यानी भारत में किस लिए आती है, व्यापार के लिए आती है, क्योंकि भारत काफ़ी ज़्यादा संपन्न देश था उस समय हर मामले को लेकर के, अगर शासन व्यवस्था को छोड़ दी जाए तो। ऐसा क्यों? क्योंकि शासन किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं था, तमाम राजा नवाब अपने में ही लड़ते रहते थे, हमेशा गृह युद्ध करते रहते थे। तो पूरे देश को, पूरे विश्व को ये पता था कि भाई भारत जो है ना हमेशा अपने में लड़ता रहता है, हमेशा जाति धर्म के मामलों पे किसी न किसी एक बिना मतलब के मामलों पे लड़ता रहता है। और ये आज वर्तमान में जो हो रहा है यही नहीं, ये पुराने वक्त से ही चला आ रहा है कि भाई धर्म के मामले पे, जाति के मामले पे, पंथ के मामले पे, समुदाय के मामले पे, किसी भी मामले पे हम लोग लड़ते आ रहे हैं। और अगला जो देश है वो हमारा फायदा उठाता आ रहा है। कैसे? मैं एग्जाम्पल देती हूँ। उस समय जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कई कुछ सालों तक जब यहाँ भारत से उसने व्यापार किया, तो उसने एक जो पॉइंट भारत में देखा कि यार भारत में आज भी, मतलब उस समय की बात है, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सोचा कि यार भारत पे शासन अगर करना चाहो तो बहुत आसान है। अब ये हुआ कैसे? क्योंकि यहाँ पे भाई आपको पता है उस समय जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई तो मुगलों का शासन था, यानी मुगल थे, तो उनकी जो राजनीतिक सत्ता थी वो भी बिल्कुल ढीली पड़ गई थी। पूरा जो देश था वो राजनीतिक रूप से संगठित नहीं था, बिल्कुल ढांचा उसका जर्जर हो गया था। कोई भी अगर थोड़ा सा भी प्रयास कर देता तो भारत पे उसका सत्ता स्थापित हो सकती थी किसी भी बाहरी शक्ति की। तो उसी का जो फायदा था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठा लिया। वो सोचा कि यार अभी तो हम व्यापार कर रहे हैं, अच्छा मौका है कि अभी भारत को अपना गुलाम भी बना ले, अपना औपनिवेश भी बना ले। तो फिर बस होना क्या था, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई सबसे पहली बात जो भारत में है, भाईचारा का जो भाव है लोगों के बीच में, इसे खत्म करना है। और इन्हीं भाइयों के यानी जो एक दूसरे के प्रति जो भाव था, एकता थी थोड़ी बहुत, उसे खत्म करने के लिए क्या था ना कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई अंग्रेजों ने, और लोगों को भावनात्मक रूप से तोड़ना शुरू कर दिया। और जब लोग टूट गए तो पूरा देश अपने आप में बिखर गया, गृह युद्ध होने लगे, नवाब लगे, जो भी लड़ाई करते थे पहले वो अब और करने लगे। तो बस इसी का फायदा उठा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, पूरे भारत पे अपना शासन स्थापित कर लिया। और जब उन्होंने यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया तो बहुत से नवाब, बहुत से राजा खफा हो गए। अब
खफा होकर के क्या करोगे, तुम संगठित ही नहीं हो, उनका मुकाबला ही नहीं तुम कर पाओगे। तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं, 2-4 घोड़े हाथी बस, मान लीजिए उस समय में जो भी हो। पर उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पे इसीलिए हुआ क्योंकि भारत संगठित नहीं था। भारत तमाम जाति, समुदाय, वर्ग में बटा हुआ था, और बटा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन बीच में भावनात्मक मतलब भाईचारा का भाव भी नहीं था। एक दूसरे से पहले ही लड़ रहे हैं वो लोग, तो तीसरा आकर के मौके का फ़ायदा उठा लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मौके का फ़ायदा बढ़िया से उठा लिया। तो अब क्या होना था, जब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है तो उसके द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा कुछ अच्छे भी काम किए गए थे, कुछ बुरे काम भी किए गए थे। अब आप सोचेंगे अच्छे काम कैसे, मतलब तो मैं अभी बताऊंगी। मैंने यहाँ दोनों कामों को लिखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो किए गए थे, लेकिन इन्हें बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ। उस समय के जो हमारे पूर्वज रहे थे, जो भारतीय लोग थे उस समय के, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन था भारत पे, तो इनके द्वारा जो कुछ अच्छे काम किए गए थे उन्हें भी बुरा ही समझा गया। कैसे, एक एक बिंदु को बढ़िया से समझा के बताऊंगी। अगली बात, जो दोष पुराने समय में था वो आज भी दोष ही समझा जाता है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, वो चाहे समय बदलते जाए लेकिन वो गलत जो है वो नहीं बदलने वाला है। लेकिन ये जो कुछ चीज़ें की गई थी वो ठीक थी, तो हम उसके बारे में भी समझेंगे। तो जो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला अच्छा काम किया गया था भारत के लिए, वो ये था सामाजिक सुधार। आपको पता है भारत में उस समय शिक्षा का पूरी तरीके से अभाव था। बिल्कुल लोग 2-4% लोग भी नहीं शायद पढ़े हुए होंगे, बहुत कम कंचित लोग ही पढ़े हुए मिलते थे। तो एक बात याद रखिएगा, चाहे घर हो या कोई समाज हो या कोई राष्ट्र हो, अगर उसमें शिक्षा नहीं है तो अंधविश्वास फैलना तय है। आप पढ़े लिखे होंगे, हर चीज़ों को, हर अच्छे और बुरे, नकारात्मक और सकारात्मक पहलू को समझ पा रहेंगे, हर किसी बात के पीछे का तथ्य आप जान पाएंगे, तो समझ लीजिए आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो बस वही चीज़ पहले ज़माने में नहीं थी। पहले ज़माने में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, अंधविश्वास में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते थे। आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं लोग पढ़ लिख करके भी अंधविश्वास की बातें करते हैं, वो एक अलग पहलू है। तो जो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला काम किया गया कि सामाजिक में सुधार, यानी उस समय जो भारतीय समाज था वो काफ़ी ज़्यादा, क्या बोले, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा समाज तो शायद ही कहीं का हुआ होगा। मतलब उन्होंने जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा यार भारत में ये बड़ी बेकार की प्रथा है कि अगर कोई स्त्री है, उसका पुरुष अगर मर जा रहा है, उसका आदमी अगर मर जा रहा है, तो ऐसी यहाँ की व्यवस्था है कि स्त्री को भी उसके साथ जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। अगर ऐसा होता है तो भाई जब एक स्त्री मर जाती है तो पुरुष को भी तो उसके साथ जला देना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होता था। तो यानी स्त्री के साथ अत्याचार होता था। तो इसे यानी सती प्रथा को रोका गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा पूरी तरीके से कुचल दिया गया। और तो फिर क्या हुआ, सती प्रथा बंद करवाया किसने, अंग्रेजों ने। और दूसरी बात, उन्होंने देखा कि यार मतलब किसने, अंग्रेजों ने देखा कि भारत में 10 साल 15 साल की लड़की की शादी 60 या 70 साल के बुजुर्ग के साथ करी जा रही है। ये कहाँ का, मतलब ये उन्हें अच्छा नहीं लगा। क्यों, क्योंकि भाई मान लीजिए 10-20 साल के बाद जब तक वो लड़की पूरी परिपक्व होगी तब तक वो बूढ़ा मर जाएगा और उसके साथ उसी को जला दिया जाएगा, उसी बच्ची को जला दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी पूरी तरीके से कुचल दिया किसने, अंग्रेजों ने। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, बाल विवाह और बहु विवाह और जो ये सती प्रथा, मतलब जितने भी पूरी प्रथाएं थी भारत में उस समय, उसे पूरी तरीके से खत्म किया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो ये काम तो आज के ज़माने में सिद्ध हो गया कि अंग्रेजों द्वारा कुछ चीज़ें अगर सही की गई तो समाज में सुधार लाने का जो सबसे एक पूरा तरीके से टर्निंग पॉइंट था वो औपनिवेशिक शासनकाल में हुआ था। अगली बात, राजनीतिक सुधार। अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो कुछ राजनीति में भी सुधार किया। क्या, पहले क्या होता था कि धर्म, जो भाई धर्म संबंधी बड़े भेदभाव होते थे न्यायिक व्यवस्था में, है ना। तो धर्म से संबंधित जो न्याय मिलता था उसे तो खत्म कर दिया कि भाई नहीं, धर्म के हिसाब से आप किसी को न्याय नहीं दे सकते, क्योंकि एक तरीके से अगर किसी से अन्याय हुआ है तो वो अन्याय हुआ है, आप उसे मतलब बदल नहीं सकते हैं। तो धर्म संबंधी जो भी न्याय वगैरह होते थे उन्हें खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और इन्होंने की कि न्यायिक व्यवस्था में अगर धर्म से संबंधित विषयों को अगर खत्म भी किया, अगर ये कहा कि भाई अब न्याय जो होगा वो धर्म को देख करके नहीं होगा, इंसान के कर्म को देख के होगा, ये तो ठीक था। लेकिन इसके साथ इन्होंने ये भी किया कि जो निम्न वर्ग के लोग थे या जो महिलाएं थी और जो कह सकते हैं शूद्र जो थे, शूद्रों की महिलाएं और छोटे बच्चों को इन्होंने ठीक ठाक न्यायिक व्यवस्था नहीं दी। साथ में अगर कोई भारतीय किसी ब्रिटिश से झगड़ा कर लेता है
तो जब वो दोनों ब्रिटिश कोर्ट में जाते थे तो भारतीयों को सीधे क्या करते थे, जेल में डाल देते थे और किसका पक्ष लेते थे, ब्रिटिश का पक्ष। तो एक तरीके से ये बुराई भी थी कि अगर कहीं अच्छाई भी थी तो कहीं ना कहीं बुराई भी थी कि भाई भारतीयों के साथ बड़ा जुल्म करते थे न्यायिक व्यवस्था में। ठीक है, ये चीज देखेंगे। अगली बात, परिवहन और संचार में इन्होंने काफी ज्यादा कह सकते हैं मदद की हम लोगों की। क्यों, कैसे, देखिए जरा। मदद नहीं की, उन लोगों ने शुरुआत ही की थी। परिवहन में क्या सुधार किया, पहले जमाने में क्या होता था, जैसे अंग्रेजों के यहाँ आने से पहले भारत के जो इंसान है वो अपने देश से बाहर कहीं जा ही नहीं पाता था, जाता ही नहीं था। अगर कोई पैर भी आगे रख रहा है कि जैसे मैं हूँ, मैं कह रही हूँ मैं इससे वहाँ पार करके जाऊँगी, मान लीजिए बीच में कोई डिवाइडर है, मैं कह रही हूँ मैं इसके पार जाती हूँ, तब तक पीछे से पंडित जी आके बोल दिया अरे मत जाओ, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मत जाओ। तो ये चीज़ भी पहले होती थी। और पहले देखिए बहुत से लोग इसलिए भी मतलब सामाजिक नियमों को नहीं तोड़ना चाहते थे कि अगर कोई तोड़ भी दे रहा था तो उसे पूरे समाज से बाहर, गांव से बाहर कर दिया जाता था, वहीं बनाओ वहीं खाओ। तो लोगों को भाई नहीं पसंद आता था, तो उनकी मजबूरी थी इसे मानना। बहुत से लोग थे जो अपने देश से निकल के बाहरी देश को घूमना चाहते थे, पर उस जमाने में एक ऐसी रूढ़िवादिता थी कि अगर तुम समुद्र पार करके जाओगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, फिर तुम भारत में नहीं रहने पाओगे, बताओ। तो इसीलिए भी लोग, जब परिवहन नहीं था, पहले बात कुछ था भी नहीं कि कैसे बाहर जाएंगे, ठीक है, तो फिर एक तरीके से धर्म भ्रष्ट होने के डर से भी लोग नहीं बाहर जाते थे कि अगर वहीं चले भी जाएंगे कहीं तो वहीं रह जाएंगे, अपने बाल बच्चे को यही छोड़ देना पड़ेगा, हमको बाहर कर दिया जाएगा। तो एक डर बना था, जिस डर को अंग्रेजों ने खत्म किया परिवहन व्यवस्था लाकर। और परिवहन व्यवस्था में एक और चीज़, रेल का जो कह सकते हैं शुरुआत इन्होंने की थी। रेल की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी सर्वप्रथम यहाँ पे। तो हुआ क्या ना, रेल में जैसे दो होते हैं ना, एक ऊपर का सीट होती है और एक नीचे की सीट होती है। तो मान लीजिए जो कोई ब्रिटिश टीटी था हुआ होगा, तो उसने एक शूद्र को क्या की ऊपर वाली सीट दे दी और एक पंडित जी को नीचे वाली सीट दे दी। अब पंडित जी देख रहे हैं, ओ देखो घोर अनर्थ हो रहा है, अब शूद्र हमारे सर पे बैठेगा, इतना मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी लेकर के भारत के लोगों को दिक्कत थी। तो सामाजिक सुधार को लेकर के क्यों दिक्कत थी, क्योंकि भाई वो कहते थे सती प्रथा, हमारे ही भारत के लोग कहते थे सती प्रथा हमारी प्रथा है, हमारा धर्म है, इसे तुम क्यों भ्रष्ट कर रहे हो, पहली बात। और जितनी भी पुरानी प्रथाएं थी सबको कहते थे हमारा धर्म है, तुम इसे भ्रष्ट कौन करने वाले होते हो। राजनीतिक सुधार क्यों, ये हमारा धर्म, मतलब सारी चीज़ें धर्म है, हमारा धर्म है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें धर्म में ठीक नहीं थी, उन्हें सुधार किया गया था। धार्मिक सुधार में क्या हुआ था भाई, धार्मिक सुधार, मैंने परिवहन पे आ गई, धार्मिक सुधार में आपको बताना चाहती हूँ। धार्मिक सुधार में जो सबसे बढ़िया काम उन्होंने ये किया था कि लोगों को धर्म के अनुसार ये जो ऊंच नीच या भेदभाव था, हालांकि झगड़ा करवाते थे सब बहुत बढ़िया, लेकिन न्यायिक व्यवस्था थोड़ी शुद्ध की थी। और धार्मिक चीज़ में एक बहुत बुरी चीज़ इन लोगों ने कर दी थी, ये तो खुद ईसाई थे ब्रिटिश, यहाँ पर आकर के लोगों को धर्म परिवर्तन करने में मजबूर कर रहे थे। मान लीजिए कोई मुसलमान है, हिंदू है, तो उसे कहते नहीं तुम ईसाई बनो, तुम ईसाई बनो, ईसाई बनो, ईसाई बनो। तो यही चीज़ भारतीयों को ठीक नहीं लगी, यार एक तो इतना बदलाव खुद कर दिए, फिर हमको ईसाई भी बना रहे हो। तो ये चीज़ें कुछ थी जिसकी वजह से भारतीयों में बड़े ज़्यादा आक्रोश की भावना आने लगी, बड़े निराश हो गए भारतीय ब्रिटिशर्स से। उसके बाद संचार व्यवस्था भी भाई, ये जो चिट्ठी वगैरह का शुरुआत हुआ था ना, ये ब्रिटिश ने ही किया था। संचार वगैरह की शुरुआत की थी किसने, ब्रिटिश ने। पहले क्या होता था, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, बिहार में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, अपने बगल के जिले में क्या हो रहा है पता ही नहीं है कुछ, क्योंकि कोई जब आके कोई बताएगा तभी पता चलेगा। तो ये चीज़ जो थी ब्रिटिश ने थोड़ी इनके में थोड़ा विकास कराया संचार व्यवस्था ला करके कि भाई चिट्ठी लिख दो, फलाने जगह चली जाएगी, आपके जो भी विचार हैं वो उस तक इंसान तक पहुँच जाएंगे। अगली बात, आधुनिक शिक्षा। और अगर आधुनिक शिक्षा पे गौर करें तो यही इनके द्वारा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का, यानी ब्रिटिश द्वारा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम जो किया गया था वो आधुनिक शिक्षा में की गई थी। क्यों, क्योंकि देखिए आधुनिक शिक्षा में इन्होंने क्या किया, धर्म प्रधान शिक्षा थी। जैसे नहीं होता था ब्राह्मणों को शिक्षा मिल सकती है, शूद्र नहीं पढ़ सकते ब्राह्मणों के साथ में, या तो पहले ये भी था ब्राह्मण शूद्र पढ़ ही नहीं सकते। तो इन चीज़ों को थोड़ा बदलाव किया और आधुनिक शिक्षा की तरफ हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को ले गए। और जब इंसान पढ़े लिखे होने लगे तो उनके सारे चाल समझने लगे और धीरे धीरे आंदोलन करने के लिए उतर पड़े। तो ये काम तो वो थे जो हमें लगते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान अच्छे हुए थे, जो आज हमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा रहे हैं। अब जरा देखते हैं वो बुरे काम जो ब्रिटिश के द्वारा हुए हैं, जो आज भी हमें पसंद नहीं है। देखिए जरा, पहली चीज़, किसान का शोषण किया बहुत जम के। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है हमारा जो देश था उस समय काफ़ी ज़्यादा संपन्न था कच्चे मालों को लेकर।
तो ब्रिटिश ने देखा कि यार इधर कच्चा माल बहुत है, भारत से कच्चे माल को निकाल के ले जाएंगे, और जब यहाँ से कच्चे माल निकल के ले जाएंगे तो उसके बाद उस कच्चे माल को ब्रिटेन में जा करके उसका कुछ बढ़िया सामान बनाएंगे और फिर उसके दोगुने दाम में ला करके भारत में ही बेचेंगे, और भारत के लोगों का करेंगे क्या, शोषण। तो शोषण करेंगे, तो इस शोषण से क्या हुआ, किसानों को बड़ा ज़्यादा शोषण हुआ, उनकी जो उपज थी वो बहुत हाई, मतलब कह सकते हैं कर लेकर के उनकी जो उपज होती थी उनको एक कह सकते हैं बड़ी ऊंचे ऊंचे करों में लेकर के वो जाते थे, और जिससे इन किसानों का कुटीर उद्योग बंद हो जाता था। भाई इनके पास खुद कच्चा माल नहीं रहता था, तो जो छोटे मोटे उद्योग ये लगाए थे वो बढ़िया से बंद हो जाते थे। इस सारी तरह अभी मैंने आपको समझाया, धर्म परिवर्तन करने लगे, वो भी बड़ी बुरी बात हो गई। अगली बात, न्यायिक भेदभाव, मैंने भी बताया ब्रिटिश और भारतीयों के साथ न्याय में भेदभाव होना शुरू कर दिया था। अगली जो मेन बात होती है 1857 की महान क्रांति, जिसमें मंगल पांडे का सबसे बड़ा योगदान था। वो क्रांति की शुरुआत भी इसी समय से होती है कि एक कारतूस जो था, उस समय राइफल जो थी, राइफल में एक जो राइफल थी, पुरानी राइफल थी, उस राइफल को इन लोगों ने क्या किया, चेंज कर दिया, क्योंकि जो पुरानी राइफल थी उस समय जो सैनिकों के पास थी, भारतीय सैनिकों चाहे ब्रिटिश का सैनिक हो, उन सभी सैनिकों के पास एक जो राइफल होती थी उसमें तमाम बैग वैग रखना पड़ता था, एक बैग कारतूस डालने वाला, एक बारूद डालने वाला, तो तमाम बैग लेके ढोना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा यार ये इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो पुरानी वाली जो गन थी, जो राइफल थी, उसे बदल दिया किसमें, एनफील्ड राइफल में। और एनफील्ड राइफल में क्या था, कुछ नहीं लेना था, उसमें जो भी है बारूद और उसका जो भी कह सकते हैं गोली वगैरह सब एक ही में भर के देता था, और जब उसे एक ही में भरा जाता था तो एक पेपर से लपेट दिया जाता था, और पेपर से लपेट के उसे गाय और सूअर की चर्बी से लपेट, मतलब उसके ऊपर पोता जाता था गाय और सूअर की चर्बी। और जब चर्बी पोती जाती थी तो आपको पता है, जब ये भाई राइफल में जब आप वो डालेंगे, जो भी उसके अंदर कारतूस के अंदर डाला जाता है, तो उसे क्या था, मुंह से ऐसे निकोचना पड़ता था और तब उसमें डालना पड़ता था। तो भाई अब हिंदू कोई गाय का मांस, भाई बहुत पवित्र मानी जाती है गौ माता, तो हिंदू कोई अपने मुंह से गाय का मांस कैसे निकोल सकता है, नहीं भाई, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और कोई मुस्लिम अपने ही दांतों से अपने मतलब उनके लिए हराम होते हैं सूअर, तो उसका मांस कैसे निचोड़ मतलब छू सकता है। तो बस ये बहुत बड़ा कारण था कि अंग्रेज तुमने ये क्यों किया, हमारी गाय और हमारे सूअर जो भी मतलब थे वहाँ के, उनके मांस या उनकी चर्बी को क्यों इसमें तुमने किया, और हमारे ही दांतों से हमारे पवित्र पशुओं का जो है छूने पे मजबूर कर दिया, हमारे ही द्वारा हमारे पवित्र पशुओं को तुमने छूने पे क्यों मजबूर कर दिया। तो ये बहुत बड़ा कारण था। और अगली वीडियो में यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अब तक जो चीजें ये करते आ रहे थे भारतीय उसे सहते आ रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा काम था ब्रिटिश के द्वारा जिसने पूरे भारतीयों में बम फोड़ दिया। अब भारतीयों ने सोचा बस अब उम्मीद, अब कमजोरी हमारी जो भी थी वो हमने देख ली, लेकिन अब हम और नहीं सहने वाले, अब हम करेंगे क्रांति। 1857 की क्रांति अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में करके बताएं कि आज की वीडियो आपको लगी कैसी। धन्यवाद।